एनवीएन के दोस्तों, जय हिंद। देश की आज़ादी की 74वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए आज हम आपसे और आप हमसे ये वादा करें कि हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन इस आज़ादी को हाथ से नहीं जाने देंगे। दोस्तों, आज आपसे दो खबरें शेयर करेंगे। एक खबर अपने देश की है और एक खबर विदेश की है। बदकिस्मती से अपने देश यानी भारत की जो खबर है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन विदेश की यानी अमेरिका से जो खबर आई है वो बहुत अच्छी है। लेकिन पहले अपने देश की बात। दोस्तों, चंद दिन पहले बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। एक कांग्रेसी लीडर के भांजे या भतीजे ने अपनी फेसबुक पर कुछ ऐसी बातें लिखी जिन पर प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम के पैगंबर की शान में गुस्ताखी का गुमान होता था, बल्कि उन्होंने शायद ऐसा किया भी था। इसके जवाब में कुछ लोग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी भीड़ सड़कों पे निकल आई, जिसने उनके घर पे हमला किया, आग लगाने की कोशिश की, घर के बाहर खड़ी हुई कारें तोड़ फोड़ डाली, बल्कि घर से दूर जो मोटरसाइकिलें खड़ी थीं उन्हें भी फूंक दिया। बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद जो हमेशा होता है वो हुआ। पुलिस आई, फायरिंग हुई, 3 आदमी मारे गए, बहुत से ज़ख्मी हुए, गिरफ्तारियां हुई इधर भी, और उसको भी गिरफ्तार किया जिसने ये तहरीर लिखी थी फेसबुक पे। दोस्तों, हम समझते हैं कि जितना कंडेमनेबल और जितना निंदनीय उस आदमी की हरकत थी जिसने ऐसी तहरीर अपने फेसबुक पर डाली थी, हमने तो पढ़ी नहीं ना, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा कंडेमनेबल वो सब कुछ था जो इस भीड़ ने किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस भीड़ को जिन लोगों ने भी उकसाया था, मुझे मालूम नहीं वो कौन थे, कुछ नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी इंक्वायरी न हो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोगों ने यकीनन भड़काया है, उकसाया है। जिन लोगों ने उकसाया है जिन लोगों ने भड़काया था, क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन? क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक दफ़ा है, एक आर्टिकल है, जिसके तहत किसी भी मज़हब की या किसी भी मजहबी हस्ती की तौहीन करना एक सज़ा के काबिल जुर्म है, और जो ऐसा करेगा उसे सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि इस देश में बेंगलुरु शहर में पुलिस थाने हैं जहां उसकी रिपोर्ट कराई जा सकती थी इसी दफ़ा के तहत? क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि अगर पुलिस किसी वजह से FIR लिखने से इनकार कर दी तो अदालत जाया जा सकता था, और अदालत से FIR लिखने पर मजबूर करवाया जा सकता था पुलिस को लिखना पड़ती। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। उन्होंने उसके बजाय वो किया जो सिर्फ पागल करते हैं, एंटी सोशल करते हैं, समाज के दुश्मन करते हैं, यानी कानून को अपने हाथ में ले लिया। जब कहा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा, मैंने ये सुना है कि उन्होंने कहा कि साहब कहाँ अदालत से और पुलिस थानों से इंसाफ कहाँ मिलता है? तो अगर वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो क्या हम इंसाफ देंगे? आप इंसाफ देने लगेंगे? हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? आप अपने कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? तो फिर होगा क्या? फिर तो ये होगा कि इस मुल्क में सिवाय कत्ल खून के कुछ रह ही नहीं जाएगा।
सब इंसाफ देने और इंसाफ लेने पर उतर आएंगे। ये मुल्क जाएगा कहाँ? मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो जो 3 आदमी मारे गए हैं, उनकी मौत की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों पे है। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि पुलिस गोली चलाने से पहले ये देख लेती है कि वो किस पे गोली चला रही है, उसके बाद ये तय करती है कि गोली कमर के नीचे मारना चाहिए या कमर के ऊपर मारना चाहिए? क्या उन्हें ये सब बातें नहीं मालूम थी? क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि दुनिया ने शाहीन बाग को सिर्फ इसलिए पसंद किया, सिर्फ इसलिए उसकी तारीफ की कि वो एक शांति का, एक अमन का डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रोटेस्ट था। सारी दुनिया में उसकी धूम मची। मैं आपसे बताता हूँ, दुनिया में शाहीन बाग की जितनी तारीफ हुई है, बेंगलोर के इस वाक़े की उतनी ही बुराई की जाएगी और सही की जाएगी। इत्तेफाक से उसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है, कुछ अच्छी बातें भी हैं। यानी बताया गया है कि कुछ मुसलमानों ने एक मंदिर के चारों तरफ हाथ में हाथ बांधकर ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि कोई उस मंदिर पर हमला न कर सके। वो सच्चे सिटीजन थे, वो अच्छे सिटीजन थे। वो लोग जो मंदिरों को, पूजा स्थलों को, इबादत गाहों को ढाते हैं, वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं। जो उन्हें बचाते हैं वो इंसानियत के दोस्त होते हैं। यकीनन उनके इस काम की दुनिया तारीफ़ करेगी और हम भी तारीफ़ करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये हंगामा किया, जिन लोगों ने ये तोड़ फोड़ की है, वो यकीनन सज़ा के काबिल हैं। उतनी ही सज़ा के काबिल हैं जितनी सज़ा के काबिल वो आदमी है जिसने ऐसी गंदी तहरीर लिखी थी। वहाँ पर अब अमन कायम हो गया है, लेकिन हम फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे कि दोनों तरफ के सज़ावार लोगों को सज़ा दी जाए, कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, अब हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं जो अमेरिका से आई। अमेरिका से ये खबर आई है कि वहाँ आप जानते हैं कि 3 नवंबर को इलेक्शंस होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में सीधी टक्कर हो रही। ये खबर आई है कि जो बाइडेन ने कमला हैरिस को अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान किया। यानी अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट होते हैं तो उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस होंगी। कमला हैरिस, जैसा कि नाम ही से आप जानते हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं। हालांकि वो पूरी तरह से अमेरिकन हैं। वो कैलिफोर्निया में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, वहीं उन्होंने एजुकेशन हासिल की और कैलिफोर्निया ही में वो अटॉर्नी जनरल भी बनी। अटॉर्नी जनरल किसी का बनना कोई मामूली बात नहीं होती है। इसी से पता चलता है कि वो कितनी लायक हस्ती है। उसके बाद जो बाइडेन ने उन्हें अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान किया। जाहिर है ये खबर सुनकर हम हिंदुस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि कमला हैरिस की माताजी चेन्नई से थी और चेन्नई से वो अमेरिका गई थी। उनका नाम श्यामला गोपालन है। अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो शायद वो एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े मार्क्सिस्ट लीडर हुआ करते थे, A.K. गोपालन, शायद उन्हीं के ख़ानदान से हों। बहरहाल वो अब जाकर अमेरिका बस गई थी और वहाँ उन्होंने एक जमैकन से, एक हिस्पैनिक से शादी की थी जिसका नाम डोनाल्ड हैरिस था और उन्हीं से कमला हैरिस वहाँ पैदा हुई। कमला हैरिस पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी कोशिश कर रही थी, डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि वो कैंपेन बर्दाश्त कर सकें, तो हट गई थी। लेकिन अब उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट बनने का ऐलान करने का मतलब ये है कि अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो चूँकि जो बाइडेन ने कहा है कि अगली बार वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो मुमकिन है अगली बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी कमला हैरिस हो। अब मज़े की बात यह है कि जितनी खुशी हिंदुस्तानियों को हुई ये सुनकर,
शायद उतनी खुशी आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को नहीं। वो इसलिए नहीं हुई कि कमला हैरिस के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो बाइडेन से भी ज़्यादा लिबरल हैं। उनका ज़हनी रिश्ता हैरी सैंडर्स से जुड़ता है और औरतों के अधिकारों की इतनी बड़ी रक्षक हैं कि दुनिया में उनका नाम है। लेकिन इत्तेफाक से कमला हैरिस अमेरिका की पहली पॉलिटिशियन थी जिन्होंने CAA NRC रूल पास किए जाने की सख्त मुखालफत की थी और उसे एंटी माइनॉरिटी करार दिया था। उसके बाद एक और वाकया हुआ। एक और डेमोक्रेटिक सीनेटर प्रमिला जयपाल ने अमेरिकन कांग्रेस की फॉरेन कमेटी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने का मकसद यही CAA NRC और कश्मीर के लॉकडाउन पे और इंटरनेट को डिस्कनेक्ट किए जाने पर गुस्से का इजहार करना था। मीटिंग इसलिए बुलाई जा रही थी। उस मीटिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को भी तलब किया गया था। सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने ये जवाब दिया कि वो उस मीटिंग में इस शर्त पर शिरकत करेंगे कि वहाँ प्रमिला जयपाल ना हो मीटिंग में। जाहिर है कि उन्होंने ये शर्त नहीं मानी। उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ नहीं गए। कमला हैरिस ने इस पर भी बहुत सख्त बयान दिया और ये कहा कि हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को यह हक बिल्कुल नहीं हासिल है कि वो हमें ये बताए कि हम अपनी किस कमेटी में किस मेंबर को रखें और किस मेंबर को नहीं रखें। चुनांचे मैं नहीं समझता कि कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट बनने के ऐलान ने हमारी गवर्नमेंट को, बीजेपी को और RSS को खुश किया था। लेकिन एक आखिरी बात, आपको मालूम है जब जो बाइडेन ने ये ऐलान किया कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट होगी तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि कमला हैरिस दुनिया की सबसे नीच औरत। जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल में कमला हैरिस के लिए मोहब्बत और इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब कोई नीच किसी को गाली देता है तो ये जान लेना चाहिए कि जिसे वो गाली दे रहा है वो ज़रूर कोई महान हस्ती है। और मैं समझता हूँ कमला हैरिस एक महान हस्ती है और हम दुआ करते हैं कि वो पहले अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बने और उसके बाद उसकी प्रेसिडेंट भी बने। तो दोस्तों, आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और बात को लेकर। तब तक के लिए एक बार फिर जय हिंद, एक बार फिर आज़ादी मुबारक और एक बार फिर ये विनती कि इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।